वेलकम टू एग्जाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कला और संस्कृति के बारे में मैं पढ़ाऊंगी और ये जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए है। आज का सीरीज नंबर 6 है। चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर माना जाता है। आपको यहाँ बताना है कि गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर माना जाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सांची का मंदिर, ऑप्शन बी तिगवा का विष्णु मंदिर, ऑप्शन सी एरड़ का विष्णु मंदिर, ऑप्शन डी भूमरा का शिव मंदिर। आपको बताना है कि गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर माना जाता है किस मंदिर को। 4 ऑप्शन है, सांची का, तिगवा का विष्णु मंदिर, एरड़ का विष्णु मंदिर या भूमरा का शिव मंदिर। चलिए, गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर माना जाता है। यहाँ पे जितने ऑप्शन हैं आपको चारों ऑप्शन ये गुप्त काल के मंदिर हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि प्रारंभिक मंदिर माना जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सांची का मंदिर। सांची का मंदिर गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर माना जाता है। सांची का मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है और महास्तूप के निकट इसका जो है महास्तूप के निकट में यह है और इसका उपयोग बुद्ध की पूजा के लिए किया जाता है। आपका यहाँ जो ऑप्शन बी है तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर ये मंदिर भी आपका एमपी में है और एमपी के जबलपुर में है। ऑप्शन सी है एरड़ का विष्णु मंदिर। एरड़ का विष्णु मंदिर सागर जिले में एमपी में है। ऑप्शन डी है भूमरा। भूमरा का शिव मंदिर ये एमपी के सतना जिले में है। दशावर मंदिर उत्तरी भारत का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है और यह विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है यह गुप्त काल में बना हुआ है। इसे गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण है। आपको बताना है कि पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए भूमरा का शिव मंदिर, ऑप्शन बी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ऑप्शन सी देवगढ़ का दशावर मंदिर, ऑप्शन डी नचना कुठार का पार्वती मंदिर। चलिए, आप बताइए पंचायतन शैली का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। भूमरा का शिव मंदिर, सिरपुरा का लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का दशावर मंदिर, ऑप्शन डी नचना कुठार का पार्वती मंदिर। आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी देवगढ़ का दशावर मंदिर। देवगढ़ का दशावर मंदिर आपका पंचायतन शैली का प्राचीनतम मंदिर का उदाहरण है। देवगढ़ का दशावर मंदिर यूपी के ललितपुर में है और यह मंदिर स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।
शिव, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, गणेश 5 देवताओं की पूजा पंचायतन शैली में की जाती है। अजमेर का नंदगांव का मंदिर सबसे प्राचीनतम पंचायतन शैली में बनी हुई है। एक मुख्य देवता होते हैं और चारों कोने पे जो होता है अन्य देवताओं का मंदिर बना होता है। और देवगढ़ का जो दशावर मंदिर है ये पत्थरों से निर्मित है। इसे चारों दिशाओं में चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। इस मंदिर में शिखर भी है। और जो पंचायतन मंदिर होता है, जैसे कि यहाँ पे एक मंदिर है और इसके चारों कोने पे अलग अलग देवता का मंदिर हो रहेगा। जैसे बीच में विष्णु का हो गया, तो यहाँ पे साइड साइड में आपका चारों तरफ शिव का मंदिर, सूर्य का मंदिर, दुर्गा, गणेश आदि जो है देवताओं का मंदिर बना होता है। पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसमें 4 अन्य मंदिरों से घिरा एक केंद्रीय मंदिर होता है। और इसे जो है ये जो मंदिर पंचायती मंदिरों का ये उदाहरण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मंदिरों में निर्मित स्तंभ युक्त बरामदा कहलाता है। आपको यहाँ बताना है मंदिरों में निर्मित स्तंभ युक्त बरामदा कहलाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विमान, ऑप्शन बी मंडप, ऑप्शन सी गोपुरम, ऑप्शन डी प्रदक्षिणा पथ। आपको बताना है कि मंदिरों में निर्मित स्तंभ युक्त बरामदा कहलाता है। चलिए आप इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है विमान। विमान जो होता है गर्भगृह के ऊपर मंजिल जो बनता है, मंजिल को विमान कहा जाता है। और 5 से लेके 7 मंजिला बना होता है। और ये मंदिर जो होता है, विमान जो होता है, ये नीचे से आप ऊपर जाते हैं तो वो पतला हो जाता है। गोपुरम जो है मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। और आपका ऑप्शन डी है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ गर्भगृह के चारों ओर का रास्ता होता है जहाँ पे परिक्रमा किया जाता है। जैसे कि यहाँ गर्भगृह होता है, गर्भगृह में जो है देवता की मूर्ति रखी होती है और जो इसके चारों तरफ जगह होता है इसे जो है प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और जो आपका यहाँ राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मंडप। मंडप जो होता है इसका प्रयोग अनुष्ठानिक नृत्य के लिए किया जाता है। और आपको हमने विमान के बारे में बताया है कि विमान गर्भगृह के ऊपर बनी ऊंची संरचना होती है। यह संरचना एक पिरामिड जैसी होती है और इसकी योजना वर्गाकार होती है। इसमें कई मंजिलें होते हैं जो आकार में घटती हुई एक के ऊपर एक बनाई जाती है। स्तूपिका का एक बड़ा पत्थर है जो विमान की अंतिम मंजिल के ऊपर स्थित होता है। और मंदिर में शिखर भी होता है। शिखर जो होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शिखर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ 4 कथन दिए गए हैं और निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। पहला कथन है द्रविड़ शैली का प्रारंभ दक्षिण भारत में पांड्य काल में हुआ था। दूसरा कथन है द्रविड़ शैली का चरमोत्कर्ष चोल काल में दिखाई देता है। आपको यहाँ बताना है
कि द्रविड़ शैली का प्रारंभ दक्षिण भारत में पांड्य काल में हुआ था, और दूसरा आपका है द्रविड़ शैली का चरमोत्कर्ष चोल काल में दिखाई देता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही या फिर गलत है, या फिर दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है, या केवल एक सही है केवल दो सही है। चलिए आप इसका आंसर बताइए, कौन सा आंसर राइट है। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका केवल दो सही है। ऑप्शन बी राइट है, केवल दो सही है। द्रविड़ शैली का प्रारंभ दक्षिण भारत में पांड्य काल में हुआ था, ये आपका गलत है। द्रविड़ शैली का प्रारंभ दक्षिण भारत में पल्लव काल में हुआ था। एक पत्थर से बने यहाँ पे मंदिर होते हैं, और इसमें जो है एक पत्थर से रथ बनाए जाते हैं। जो रथ होता है धर्मराज रथ, जो है द्रविड़ शैली का अग्रदूत है, और ये जो धर्मराज रथ है ये सबसे बड़ा रथ माना जाता है, और सबसे छोटा रथ जो है द्रविड़ शैली का ये द्रौपदी रथ होता है। आपका जो कथन सेकंड कथन है द्रविड़ शैली का चरमोत्कर्ष चोल काल में दिखाई देता है, ये आपका राइट है। इसका जो है चोल काल में ही चरमोत्कर्ष दिखाई देता है द्रविड़ शैली का, और द्रविड़ शैली की मंदिर दक्षिण भारत में बना हुआ है। इसका जो प्रमुख उदाहरण है आपका तमिलनाडु में मदुरई शहर में मीनाक्षी टेम्पल बना हुआ है, इसी का उदाहरण है। और द्रविड़ शैली की जो मंदिरें होती हैं वो पिरामिड नुमा बनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ईंटों से निर्मित मंदिर है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि ईंटों से निर्मित मंदिर है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे दशावर मंदिर, सेकंड है भीतरगांव मंदिर, थर्ड है तिनगा मंदिर, फोर्थ है सिरपुरा मंदिर। आपको बताना है कि ईंटों से निर्मित मंदिर है दशावर मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, तिगना मंदिर, सिरपुरा मंदिर। गुप्त काल के मंदिर जो हैं ईंटों से बने होते थे अधिकतर। आपका यहाँ जो पहला है दशावर मंदिर ये आपका पत्थर से बना हुआ है, और यहाँ पे भीतरगांव का मंदिर है सेकेंड, ये ईंटों से बना हुआ है, और भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है। उत्तर भारत का ईंट का ये पहला मंदिर बना हुआ है। और आपका जो थर्ड है तिगना मंदिर आपका पत्थर से बना हुआ है। और फोर्थ है सिरपुरा मंदिर ये ईंटों से बना हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ में है, और इसमें लक्ष्मण जी का मंदिर है सिरपुरा मंदिर। तो यहाँ पे राइट आंसर है भीतरगांव का मंदिर ईंटों से निर्मित है, और उसके बाद आपका सिरपुरा मंदिर। भीतरगांव मंदिर जो है ईंटों से निर्मित है, और ये कानपुर में है, और उत्तर भारत का ईंटों से जो बना मंदिर पहला मंदिर है भीतरगांव मंदिर। और आपका जो फोर्थ है सिरपुरा मंदिर ये भी ईंटों से बना हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ में है, और यह मंदिर जो है लक्ष्मण जी का मंदिर है। तो इसलिए आपका 2 और 4 मतलब कि आपका ऑप्शन डी है, ये आपका राइट है। इसमें सेकंड और फोर्थ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है। आपको यहाँ 4 घटनाएं दिए गए हैं, और आपको बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है। पहला है रोलेट सत्याग्रह, दूसरा है अखिल भारतीय उदारवादी संघ,
थर्ड है चंपारण सत्याग्रह, फोर्थ है होम रूल लीग आंदोलन। चलिए अब इसका बताइए कौन सा जो है राइट है। निम्न घटनाओं का सही क्रम: रोलेट सत्याग्रह, अखिल भारतीय उदारवादी संघ, तीसरा है चंपारण सत्याग्रह, फोर्थ आपका है होम रूल लीग आंदोलन। रोलेट एक्ट जो है आपका, रोलेट सत्याग्रह, ये आपका 6 अप्रैल 1990 में हुआ था। और ये सेकंड है अखिल भारतीय उदारवादी संघ। अखिल भारतीय उदारवादी संघ जो है 1980 में हुआ था, 1918 में। और आपका चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह ये आपका बिहार में 1917 में हुआ था। और आपका जो होम रूल लीग आंदोलन है, ये आंदोलन 1960 में हुआ था। और आपको यहाँ बताना है कि निम्न घटनाओं का सही क्रम है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे 1916, फिर 1917, 1918, फिर 1919। तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर है 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी राइट है। अखिल भारतीय उदारवादी संघ जो है, ये जो है इसे कांग्रेस का दूसरा विभाजन माना जाता है। 1918 में कांग्रेस के विभाजन के समय जो है ये हुआ था, तो इसे दूसरा विभाजन कांग्रेस का माना जाता है। और इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी किए थे। और कांग्रेस का पहला जो है विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मातंगनी हजारा किस आंदोलन से संबंधित है? आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन जो 7 है, मातंगनी हजारा किस आंदोलन से संबंधित है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल लीग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। आपको यहाँ बताना है कि मातंगनी हजारा किस आंदोलन से संबंधित है। यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से मातंगनी हजारा जो है संबंधित है। और ये मातंगनी हजारा जो थी, प्रदर्शन करते दौरान इन पे गोलियां चलाई गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। मातंगनी अपनी जान की चिंता किए बिना राहत कार्य में जुट गई थी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मातंगनी उसमें कूद पड़ी। 8 सितंबर को तामलुक में हुए एक प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 3 स्वाधीनता सेनानी मारे गए थे। लोगों ने इसका विरोध पे 29 सितंबर को भी यही बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया था। मातंगनी हजारा, लोग इन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से भी पुकारते हैं। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया था और नारा दिया था, करो या मरो। मातंगनी हजारा ने मान लिया था कि जब आज़ादी का वक्त करीब आ गया है तो उन्होंने तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाल ली थी, जबकि इनकी उम्र उस टाइम 72 पार कर चुकी थी। और इनके जो है इनके दोनों कंधे में गोली लगने से और फिर इनके जो है
सर में भी गोली लगने से और इनके हाथ से भारत का जो था झंडा ली थी वो छोड़ी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मंत्रों की संख्या के आधार पे आरोही क्रम है वेदों का। आपको यहाँ बताना है कि मंत्रों की संख्या के आधार पे आरोही क्रम है। आपका यहाँ 4 वेद दिए गए हैं और उसका क्रम आपको बताना है कि मंत्रों की संख्या के आधार पे अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन डी यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। आपको बताना है मंत्रों की संख्या के आधार पे अवरोही क्रम है। आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या आपका 10,580 है और सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549 है। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 6000 है और यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 1990 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तानसेन का वास्तविक नाम है। आपको यहाँ बताना है कि तानसेन का वास्तविक नाम है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्याम रंग, ऑप्शन बी सारण रंग, ऑप्शन सी रामतनु पांडे, ऑप्शन डी शांतनु। आपको यहाँ बताना है कि तानसेन का वास्तविक नाम है। यहाँ तानसेन है, ये अकबर के दरबार में आए थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने कई रागों का आविष्कार किया है। अकबर ने उपाधि दी थी इन्हें कठाभरवाड़ी विलास का और तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। इनका जो वास्तविक नाम है रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। बेहट गांव में रामतनु पांडे का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आशुतोष कोयला संबंधित है। आपको यहाँ बताना है कि आशुतोष कोयला संबंधित है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सतारा समांतर सरकार से, ऑप्शन बी मिदनापुर समांतर सरकार से, ऑप्शन सी बलिया समांतर सरकार से, ऑप्शन डी तालचेर समांतर सरकार से। आपको यहाँ बताना है कि आशुतोष कोयला संबंधित है। आपका यहाँ राइट आंसर है
मिदनापुर समांतर सरकार से आशुतोष कोइला का संबंध है। सतीश चंद्र सामंत ने सेना गठित की थी। विद्युत वाहिनी सेना इन्होंने बनाई थी और विद्युत वाहिनी सेना का जो कमांडर नियुक्त किया गया था ये आशुतोष कोइला को नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। स्तूप में देव सदन है। आपको यहाँ बताना है कि स्तूप में देव सदन है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेदिका, ऑप्शन बी छत्र, ऑप्शन सी अंड, ऑप्शन डी हर्मिका। आपको यहाँ बताना है कि स्तूप में देव सदन है। वेदिका, छत्र, अंड, हर्मिका। चलिए आप इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। छत्र जो होता है ये शिक्षाओं का प्रचार प्रसार का प्रतीक माना जाता है बौद्ध धर्म में। और अंड होता है शांति का प्रतीक माना जाता है। और आपका यहाँ हर्मिका है। हर्मिका को देव सदन माना जाता है। देव सदन सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ जो है देवता का निवास होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हर्मिका। हर्मिका जो है स्तूप में देव सदन है। देव सदन सबसे पवित्र स्थान होता है। जैसे कि मंदिर है, ये मंदिर का गुंबद है और फिर उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे बना रहता है। फिर आपका यहाँ पे ये बना हुआ है छत्र, इसको हम छत्र कहते हैं। और ये जो है आपका इसमें है 13 लड़ियाँ होती हैं और 13 लड़ियाँ जो हैं 13 लड़ियाँ होती हैं। 13 लड़ियाँ 13 मानसिक अवस्थाओं को दर्शाती हैं। इसे हम हर्मिका कहते हैं। और हर्मिका में जो भगवान होते हैं उनके दांत हुआ, बाल हुआ, ये यहाँ पे रखे जाते हैं। और ये जो है मंदिर का जो गुंबद होता है इसे जो है अंड कहते हैं और ये जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। फिर इसके किनारे किनारे यहाँ पे ऐसे 4 द्वार बनाए जाते हैं। और द्वार के किनारे किनारे यहाँ बनाया जाता है, इसे तोरण कहते हैं। और जो ये आपका है एरिया, इस एरिया को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। चलिए अब तोरण में यहाँ पे जो है मंदिर में जैसे मूर्ति रखा जाता है उसी तरह तोरण में भी यहाँ देवताओं का मूर्ति बनाया जाता है। और अगर यहाँ पे बुद्ध जैसे हैं, बुद्ध भगवान की मूर्ति हो गई या फिर अन्य देवताओं की भी मूर्ति बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है। हुमायूं, बच्चा, अकबर, लाल कुल
कुलवंत। ऑप्शन सी शाहजहां लाल खान। ऑप्शन डी मोहम्मद शाह शौकी। आपको बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ जो हुमायूं है, यहाँ बच्चा दिया है। हुमायूं का जो संगीत के गुरु थे वो बच्चा थे। ऑप्शन बी है अकबर। अकबर लाल कुलवंत। अकबर के संगीत के गुरु माने जाते हैं लाल कुलवंत। और अकबर जो है नगाड़ा बजाता था। शाहजहां लाल खान जो है इन्हें संगीत सिखाते थे। ऑप्शन डी मोहम्मद शाह जो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका राइट है। यहाँ पे जो शौकी है ये जो है मोहम्मद शाह से संबंधित नहीं है। ये गज़ल गायक थे और ये जहांगीर के दरबार में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मद्रास हिंदू सभा का एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित है। आपको बताना है मद्रास हिंदू सभा का स्थापना से संबंधित है। 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। एनी बेसेंट, वीरेन लिंग पुंतलू, चिदंबर पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट राइट आंसर है। 1900 हिंदू मद्रास का जो है स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था और इसकी संस्थापक एनी बेसेंट थी। सुब्रमण्यम अय्यर हैं, ये एनी बेसेंट के सहयोगी थे। चिदंबरम पिल्लई जो हैं स्वदेशी भारत से ये संबंधित हैं। और वीरेश लिंगम पुंतलू जो हैं ये राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन संगठन स्थापित किए थे 1878 ईस्वी में। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चंपारण कृषि जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आपको यहाँ बताना है कि चंपारण कृषि जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 4 ऑप्शन है। डीजे रीड, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी FG स्लाई, ऑप्शन डी जी रैनी। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी FG स्लाई। चंपारण कृषि जांच समिति का अध्यक्ष जो है FG स्लाई थे और डीजे रीड, गांधी, जी रैनी ये लोग जो हैं इस समिति के सदस्य थे। और अन्य सदस्य राजा हरिप्रसाद, LG अडानी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है। आपको यहाँ बताना है कि घटनाओं का सही क्रम कौन सा है। आपका पहला है संबोधन, दूसरा है धर्मचक्र प्रवर्तन, तीसरा है महानिभिष्क्रमण, आपका चौथा है महापरिनिर्वाण। ये जो है बुद्ध से संबंधित हैं। आपको बताना है घटनाओं का सही क्रम क्या है। संबोधन जो है ये बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा जाता है और धर्मचक्र प्रवर्तन है ये जो है बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। महानिभिष्क्रमण ये है बुद्ध का गृह त्याग की घटना। गृह त्याग की घटना को महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। चौथा है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट है। चलिए आज का जो है सीरीज ख़त्म हुआ और इसमें जो है 15 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।